नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांकुबा। दोस्तों, अपने लास्ट सेशन में हमने बात की थी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की। आज हम एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को किस प्रावधान के अंतर्गत बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इससे जुड़ी हुई क्या क्या बातें कही गई हैं, एनसीएसटी की क्या क्या पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। 2005 में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं, वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मुझे उम्मीद है कि काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 338A में इसका जिक्र किया गया है। अब आर्टिकल 338A कैसे आया उसे हम 2 मिनट बाद देखेंगे। एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं इनके फंक्शंस का। जैसे हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के केस में देखा था, वैसे ही यहां पर जो टारगेट ऑडियंस है वो बदल जाती है, फंक्शंस लगभग सेम देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन केस में बात करूं तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का जो सबसे प्राइमरी फंक्शन है दैट इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इनके मैटर्स में इन्वेस्टिगेट करना, अगर कहीं पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अधिकारों का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो उन केसेस में इन्वेस्टिगेट करना। साथ ही में सरकारों को यह सुझाव देना कि किस प्रकार की पॉलिसीज बनाई जाए सो दैट ओवरऑल वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इंश्योर किया जा सके। अब बात करते हैं सेपरेट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बना कैसे। देखिए, सबसे पहले हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि किस तरह से 338 में ओरिजिनली देयर वाज दिस प्रोविजन फॉर स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो ये एक सिंगल मेंबर बॉडी था जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। 1978 में हमने देखा था कि एक रेजोल्यूशन के द्वारा कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट को बनाया गया, जो कि पैरेलल बॉडी के रूप में काम करता है विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम बात करें, स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 1987 में हमें देखने को मिला कि ये जो कमीशन बनाया गया था 1978 का, इसे नाम बदल दिया गया। इसका नाम रखा गया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड इसके कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। अल्टीमेटली हमें देखने को मिलता है कि 1990 में 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, जिसके तहत सारी पुरानी चीजों को खत्म कर दिया गया और एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई आर्टिकल 338 के तहत। फिर हमें देखने को मिलता है कि अल्टीमेटली एक नई अमेंडमेंट और लाई जाती है। वो अमेंडमेंट थी 89th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, जिसके तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से अलग कर दिया गया एंड नई बॉडी बनाई जाती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर आर्टिकल 338A। इन द मीन टाइम हमें देखने को मिलता है कि 1999 में एक नई मिनिस्ट्री भी बना दी गई थी फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उस मिनिस्ट्री का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो ये है एक पूरा का पूरा टाइमलाइन जो हमने अभी देखा कि किस तरह से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स निकलकर आता है, आर्टिकल 338 की इवोल्यूशन होती है। अब देखिए, 2003 में 89th अमेंडमेंट एक्ट आता है एंड फाइनली इस अमेंडमेंट एक्ट के जो प्रोविजंस थे उन्हें लागू किया गया, यानी कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है इसे बनाया कब गया, 2004 में इसे बनाया जाता है। अगेन इस कमीशन में आ कौन कौन जाता है, तो एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन होते हैं एंड 3 अदर मेंबर्स होते हैं। इन सबको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, दीज टर्म्स एंड कंडीशंस आर आल्सो डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फंक्शंस क्या होते हैं जिस शेड्यूल इस कमीशन के, देखिए सबसे पहला तो जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, दैट इज टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर कि जो सेफगार्ड्स मिले हुए हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेफगार्ड्स हैं या फिर जैसे लॉज हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, इन कानूनों में जो सेफगार्ड्स मिले हुए हैं, क्या वाकई में धरातल पर वो सेफगार्ड्स इनको मिल भी रहे हैं या सिर्फ कानूनी रूप से इनको मिल रहे हैं, इस चीज को मॉनिटर करना इनका सबसे पहला काम है। दूसरा, अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेन आती है कहीं पे किसी ऐसे मेंबर के द्वारा जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करता है कि उनके राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट किया गया है, उन मैटर्स में इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायर करना, वो भी इसी शेड्यूल्ड एनसीएसटी की ही जिम्मेवारी होगी। इसी के साथ साथ प्लानिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, गवर्नमेंट को सलाह देना कि किस तरह की पॉलिसीज बनाई जाए फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, वो भी इसी कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी के साथ साथ
ये एक रिपोर्ट भी प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि किस तरह से जो सेफगार्ड्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास अवेलेबल हैं उसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, कोई खामी है तो उस रिपोर्ट में मेंशन की जाती है। इसी के साथ साथ एक जो एडिशनल फंक्शन हमें देखने को मिलता है दैट इज टू मेक रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट्स कि किस तरीके से नए स्टेप्स उठाए जाएं, कौन से नए स्टेप्स उठाए जाएं फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एंड अल्टीमेटली और कोई फंक्शन अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो वो भी इनका एक फंक्शन बन जाता है टू परफॉर्म। इसके साथ हमें देखने को मिलता है कि दोस्तों 2005 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एडिशनल फंक्शंस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को दिए हैं जो कि इनकी ड्यूटी का हिस्सा बन चुके हैं। कौन से वो एडिशनल फंक्शंस है, एक नजर उन पे भी डाल लेते हैं। सबसे पहले तो इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्हें मेजर्स लेने होते हैं टू एंश्योर द कॉन्फरिंग ऑफ ऑनरशिप ऑफ राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस राइट। सो ऐसे जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो कि जंगलों में रह रहे हैं, जंगलों में जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि हनी हो गया या वैक्स हो गया, ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं इनके ऊपर जो अधिकार हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स को उनको इंश्योर करना भी इसी कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा बन चुका है। इसी के साथ साथ ट्राइबल कम्युनिटीज के जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर जो अधिकार है उसे इंश्योर करना, जैसे कि वाटर हो गया, मिनरल रिसोर्सेज हो गया, उसके ऊपर जो सेफगार्ड राइट्स को सेफगार्ड करना वो इस कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी के साथ साथ improve the efficiency of relief and rehabilitation measures for the tribal groups displaced by the development projects। तो हमें देखने को मिलता है कि कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनमें जो ट्राइबल ग्रुप्स को डिस्प्लेस किया जाता है उनके राइट्स को इंश्योर करना, उनकी रिहेबिलिटेशन को इंश्योर करना वो भी इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके जो राइट्स हैं लैंड के ऊपर वो बेवजह उनसे ना छीने जाए वो भी इंश्योर करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड साथ ही में इनसे मैक्सिमम कोऑपरेशन लेकर आना, यानी कि ट्राइबल ग्रुप से मैक्सिमम कोऑपरेशन लेकर आना, ट्राइबल कम्युनिटी से मैक्सिमम कोऑपरेशन पाना विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड अंडरटेकिंग सोशल एफोरेस्टेशन, वो भी इसी कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी के साथ साथ जो 1996 का पंचायत का पैसा एक्ट है दैट इज प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, उसे इंप्लीमेंट करना, उसे फुल तरीके से इंश्योर करना कि उसकी इंप्लीमेंटेशन हो, वो भी इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड इसी के साथ साथ जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ट्राइबल्स के द्वारा जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है उसे कम करना, अल्टीमेटली उसे एलिमिनेट करना, उस प्रैक्टिस को खत्म करना, वो भी इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा बनाया गया है। 2005 में ये एडिशनल फंक्शंस दिए गए थे। अब बात करते हैं रिपोर्ट की। देखिए, हर वर्ष एक एनुअल रिपोर्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रस्तुत की जाती है। इस रिपोर्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ रिकमेंडेशंस भी दी जाती हैं एंड साथ ही में बताया जाता है कि क्या क्या कार्रवाई ऑन ग्राउंड चल रही है विद रिस्पेक्ट टू सेफगार्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब ये जो रिकमेंडेशंस हैं, ये रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इधर फुलफिल करती है, अगर फुलफिल नहीं करती है तो इस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वैसे भी हमारी संसद के सामने पेश करना होता है और संसद में मेमोरेंडम को भी पेश किया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि जो रिकमेंडेशंस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के द्वारा दी गई थी उन्हें क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि अगर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के द्वारा कोई रिपोर्ट आती है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को डिस्कस किया गया है, फॉर एग्जांपल ये कहा गया है कि नागालैंड में या लेट्स से मणिपुर में जो ट्राइबल्स हैं उनके कुछ राइट्स का हनन हो रहा है या वहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब के जो राइट्स हैं उन्हें सेफगार्ड करने के लिए ये कदम उठाए जाने चाहिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस रिपोर्ट को मणिपुर के गवर्नर के पास भेजा जाएगा। मणिपुर की सरकार उस रिपोर्ट के हिसाब से काम करेगी एंड उस रिपोर्ट को मणिपुर का गवर्नर जो है वो मणिपुर की नेशनल जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें भी पेश करेंगे। अब मान लीजिए उस रिपोर्ट के आधार पर सारे काम हो गए तो रिपोर्ट को एज इट इज पेश किया जाएगा। अगर उस रिपोर्ट के हिसाब से कुछ काम नहीं होते हैं या कुछ एक्शंस नहीं लिए जाते हैं तो गवर्नर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि एक मेमोरेंडम भी रिपोर्ट के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश करेंगे जिसके तहत वो बताएंगे कि हमने रिपोर्ट के कौन से हिस्सों को नहीं माना है, कौन से हिस्सों को नहीं माना है तो उसको ना मानने की वजह क्या रही, उससे जुड़ा हुआ मेमोरेंडम भी जो गवर्नर है वो पेश करेंगे अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब बात करते हैं पावर्स ऑफ कमीशन की। देखिए, सबसे पहला जो पावर है इनकी वो ये है कि ये अपना खुद का जो प्रोसीजर है उसे रेगुलेट करते हैं। किस तरह से ये इन्वेस्टिगेट करेंगे, किस तरह से कमीशन काम करेगा वो ये रेगुलेट करते हैं। साथ ही में
जब इनके पास कोई इंक्वायरी का मैटर आता है, फॉर एग्जांपल ये इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर कंप्लेंट के बेसिस पे, तो उस केस में इनके पास यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास सिविल कोर्ट की पावर्स आ जाती हैं। जिस प्रकार सिविल कोर्ट एक सूट को ट्राई करते हुए कुछ पावर्स को यूज करता है, सेम पावर्स इनके पास भी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल समन करना या फिर एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फॉर एनी मैटर, आई मीन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो किसी को समन करना या किसी की अटेंडेंस को हमारे खुद के सामने इंश्योर करना। दूसरा क्या है, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। तीसरा है कि किसी को एविडेंस लेना, एफिडेविट पे एविडेंस लेना, पब्लिक रिकॉर्ड्स को कोर्ट से या फिर किसी सरकारी ऑफिस से मंगवाना, या फिर इशूइंग समन्स टू एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन। फिर और आखिरी में क्या है, एनी अदर मैटर विच मे बी गिवन टू देम बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारी जो है, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, ड्यूटीज आ जाती हैं एंड पावर्स आ जाती हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की। ये था जी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। मैंने आपके सामने कोशिश की कि जितना आसानी से इसे समझा सकूं समझाऊं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।